डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, सॉलिड स्टेट बैटरी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? 1. उच्च सेल ऊर्जा घनत्व, 2. कम चार्ज समय, 3. चार्जिंग साइकिल अधिक चलने की क्षमता, या फिर 4. लंबा जीवन। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस थे A 1, 2 और 3, B 2, 3 और 4, C 1, 3 और 4, या फिर D 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब था D 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अधिनियम मुख्य रूप से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था। कथन 2, यह पुलिस को संपत्तियों के जब्त करने का अधिकार देता है यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले 15 वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त की गई है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शंस थे A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर था A केवल 1। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? A फ्रांस, B स्विट्जरलैंड, C जर्मनी, या फिर D ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब था A फ्रांस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, शराब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है। कथन 2, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लागू करेगा। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शंस थे A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब था B केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी वेलु नचियार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नचियार ने एक सेना का गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की। कथन 2, चेन्नई की OVM नृत्य अकादमी ने शिवगंगा रियासत की रानी पर एक भव्य नृत्य नाटक वेलु नचियार प्रस्तुत किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब था C 1 और 2 दोनों। छठा प्रश्न, मेजर ध्यानचंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह 4 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। कथन 2, मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर था B केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खबरों में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय, धर्म, जातीयता से संबंधित है? A सिख, B बौद्ध, C कन्फ्यूशियस, या फिर D मुंडा। सही जवाब था B बौद्ध। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले की जयंती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उन्होंने देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका को नियुक्त किया था। कथन 2, शिशु हत्या रोकथाम गृह का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया था। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर था D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, सीनाई पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्वत केवल ईसाई और इस्लामी धर्म में एक पारंपरिक और पवित्र स्थल है। कथन 2, यह इजराइल में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2,
सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब था डी ना तो एक और ना ही दो। अब बारी है रिकैप के 10वें और अंतिम प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 1 इरिट्रिया, 2 जिबूती, 3 लीबिया, 4 केन्या। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, या फिर डी केवल 2 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब था डी केवल 2 और 4। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था INS विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम विक्रांत नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक के नाम पर रखा गया है। कथन 2, IAC-1 बोर्ड पर 76% से अधिक चीजें और उपकरण स्वदेशी हैं। 3, इसकी उच्चतम गति 30 समुद्री मील होने की उम्मीद है और यह 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित है। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस थे ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था डी 1, 2 और 3। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कोच्चि में भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। उन्होंने इस विमानवाहक पोत को आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा प्रतीक बताया। आइए नजर डालते हैं INS विक्रांत पर। इस स्वदेशी विमानवाहक का नाम विक्रांत नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक के नाम पर रखा गया है, अतः कथन 1 सही है। IAC-1 बोर्ड पर 76% से अधिक चीजें और उपकरण स्वदेशी हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसकी उच्चतम गति 30 समुद्री मील होने की उम्मीद है और यह 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित है, इसलिए कथन 3 भी सही है। वर्तमान में केवल 5 या 6 देशों के पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है और भारत अब इन देशों में शामिल हो चुका है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ डी 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब बारी है आज के सेशन के पहले प्रश्न की। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे चीन में यारलुंग के नाम से जाना जाता है। 2, यह बूढ़ी दिहिंग के नाम से कैलाश श्रेणी से निकलती है। 3, अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है सादिया, जहां से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है बी केवल 1 और 3। लैंड बॉर्डर्स को लेकर हाल ही में चीन का एक नया कानून लागू हुआ है। यह कानून ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध अनसुलझा हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलकर इस भारतीय राज्य पर अपना दावा पेश करने की कोशिश भी की। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सियांग अथवा दिहांग नाम से निकलती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, अतः कथन 3 सही है। इस नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी शामिल हैं। यह एक 12मासी नदी है। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ बी केवल 1 और 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक की विशेषता या विशेषताएं हैं? 1, यह आयनिक बंधों के कारण बनता है। 2, सकारात्मक तापमान गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 3, सबसे बाहरी कक्षा में केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल 3। दरअसल हाल के समय में दुनिया भर में अर्धचालकों की अचानक और व्यापक कमी देखी गई है। अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर के बीच की चालकता होती है। अर्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम।
ये यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स अथवा चिप्स के रूप में भी जाना जाता है। उनकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह सहसंयोजक बंधन के कारण बनते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। कंडक्टरों का निर्माण धातु के बंधन यानी मेटालिक बॉन्डिंग से होता है, जबकि इंसुलेटर का निर्माण आयनिक बंधों यानी आयनिक बॉन्डिंग के कारण होता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अर्धचालकों में नकारात्मक तापमान गुणांक होता है, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी, केवल 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी NASP मसौदे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस नीति में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ASFI नामक एक शीर्ष शासी निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है। कथन 2, ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है C 1 और 2 दोनों। दरअसल हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी NASP मसौदा जारी किया है। इस नीति में देश में एयर स्पोर्ट्स के लिए 2 स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव है। पहला, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ASFI नामक एक शीर्ष शासी निकाय की स्थापना, और दूसरा, प्रत्येक एयर स्पोर्ट्स के लिए संघ की स्थापना। अतः कथन 1 सही है। ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। देश में कुछ लोकप्रिय एयर स्पोर्ट्स अट्रैक्शंस हैं। हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग, सिक्किम में गंगटोक, महाराष्ट्र में हडपसर और केरल में वागामोन। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत और चीन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 2, इस समझौते के अनुसार 2 देशों को एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में सूचित करना होता है। 3, इस समझौते के तहत केवल न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर इंस्टॉलेशन शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, या फिर D 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है B केवल 2। दरअसल हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान और भारत के बीच यह आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में सूचित करना होगा, अतः कथन 2 सही है। समझौते पर 1988 में हस्ताक्षर किए गए और 1991 में इसकी पुष्टि की गई। दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह इस सूची का लगातार 31वां आदान प्रदान है। समझौते के तहत न्यूक्लियर पावर रिसर्च रिएक्टर इंस्टॉलेशन, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और रिप्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ साथ इरेडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल और अन्य किसी रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ B केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय गंगा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके पास केवल गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प के देखरेख की जिम्मेदारी है। 2, परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है B केवल 2। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक कुमार ने हाल ही में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG के लिए नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। इसे गंगा, उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, अतः कथन 2 सही है।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, केवल 2। अगला प्रश्न, पैंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्पांगुर गैप के उत्तर में स्थित है। 2, यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। 3, पैंगोंग त्सो एक मंदारिन शब्द है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3 या फिर डी, केवल 2। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। दरअसल भारत पर दबाव बनाने के मकसद से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास पैंगोंग त्सो झील पर एक नया पुल बना रही है। पैंगोंग त्सो झील की बात करें तो यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस झील का पानी नीले रंग का प्रतीत होता है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली पैंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में और बाकी का 2/3 चीन में स्थित है। यह झील लेह लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इस झील का नाम तिब्बती शब्द पैंगोंग त्सो से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाई ग्रासलैंड लेक। अतः कथन 3 सही नहीं है। यह स्पैंगुर गैप के उत्तर में स्थित है। अतः कथन 1 सही है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ए, केवल 1। अब अगला प्रश्न, सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सार्क का सचिवालय ढाका में है। 2, नेपाल सार्क का वर्तमान अध्यक्ष है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। पाकिस्तान ने हाल ही में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के लंबे समय से लंबित शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा जताई है। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नेपाल सार्क का वर्तमान अध्यक्ष है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ बी, केवल 2। अब अगला प्रश्न, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी ATMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह उन वाहनों की पहचान करेगा जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं। 2, सड़क परिवहन मंत्रालय ने केवल सभी नए एक्सप्रेसवे पर ATMS अनिवार्य कर दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ए, केवल 1। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक नई प्रणाली का परीक्षण कर रहा है, जो अधिकारियों को बताएगी कि क्या किसी वाहन के पास वैध पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज हैं या नहीं। NHAI वर्तमान में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और कुछ अन्य स्थानों पर इस प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। यह उन वाहनों की पहचान करेगा जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं, इसलिए कथन 1 सत्य है। चालान जारी करने के लिए डेटा स्थानीय यातायात पुलिस के साथ साझा किया जाएगा। यह किसी वाहन की नंबर प्लेट से संभव होगा। यह ATMS यानी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को वाहन के बीमा, उसकी उम्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र और CNG किट परीक्षण प्रमाण पत्र के बारे में बताएगा, क्योंकि सिस्टम RTO डेटाबेस से जुड़ा होगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बैरिकेड्स लगाने के बजाय सिर्फ उन्हीं वाहनों का चालान करेंगे जिनके बारे में सिस्टम द्वारा सूचित किया जाएगा। वाहनों को बिना रोके चालान किया जाएगा। बाद में चालान वसूल करने की जिम्मेदारी स्थानीय यातायात पुलिस की होगी। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में सिस्टम वैध फिटनेस प्रमाण पत्र की भी जांच करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनने वाले सभी नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ATMS को अनिवार्य कर दिया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, केवल 1। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। ए, माइक्रोसॉफ्ट,
बी टेस्ला, सी अमेज़न या फिर डी एप्पल? इसका सही जवाब है डी एप्पल। दरअसल अमेरिकी कंपनी एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। सह संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहले आईफोन को लॉन्च किया और उसके बाद से एप्पल के शेयर की कीमत लगभग 5,800% तक बढ़ गई है। हालांकि न्यूयॉर्क में सोमवार के कारोबारी सत्र में इसका मूल्य थोड़ा फिसल गया, जो कि $2.99 ट्रिलियन पर बंद हुआ। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ डी एप्पल। अब बारी है आज के सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न की। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। 2. इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा डिवीजन यानी CIS के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के 3 मैनुअल और एक न्यूज़लेटर को जारी किया। ये मैनुअल और न्यूज़लेटर थे साइबर हाइजीन फॉर साइबर स्पेस डू एंड डोंट्स बेसिक मैनुअल, साइबर हाइजीन फॉर साइबर स्पेस डू एंड डोंट्स एडवांस्ड मैनुअल और त्रैमासिक न्यूज़लेटर साइबर प्रवाह। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की बात करें तो सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में I4C स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। अतः कथन 1 सत्य नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सत्य नहीं है। इसके 7 घटक हैं: राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, साइबर अपराध इकोसिस्टम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक लैब इकोसिस्टम और संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी 1 और 2 दोनों। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रेल एक स्पर्श योग्य लेखन प्रणाली यानी टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम है जिसमें प्रत्येक वर्णमाला और संख्या के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। कथन 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 निःशक्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। कथन 3, संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निःशक्तों और बेरोजगारों के लिए राहत का विषय निर्दिष्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।